गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। तो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में जो एप्लीकेशंस ऑफ फंजीसाइड्स है उसके बारे में हम देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने फंजीसाइड्स की क्लासिफिकेशन देखा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फंजीसाइड्स होते हैं। क्लासिफिकेशन में हमने कॉपर फंजीसाइड्स देखा था, सल्फर फंजीसाइड्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फंजीसाइड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक पे कॉपर, सल्फर और मर्क्यूरियल फंजीसाइड्स देखा था। फिर हमने इनऑर्गेनिक फंजीसाइड्स देखा था जिसमें डाइथियोकार्बामेट्स वगैरह हमने देखे थे। तो इस प्रकार से हमने क्लासिफिकेशन में फंजीसाइड्स का कवर अप किया था। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजीसाइड्स को कवर अप किया। अब हम देखेंगे कि मेथड ऑफ फंजीसाइड्स क्या है, कि किस तरीके का इनका एप्लीकेशन है, इनके मेथड्स क्या है, आप इन्हें किस फॉर्म में आप जो एप्लीकेशन से आप किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो प्लांट में एज अ सीड ट्रीटमेंट के तौर पे, एज अ फोलियर ट्रीटमेंट के तौर पे, एज अ सॉइल ड्रेंचिंग के फॉर्म में, किस फॉर्म में। तो आज हम वही देखेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ फंजीसाइड्स, इसमें आपको एक प्रॉपर सिलेक्शन करना होगा फंजीसाइड्स का, और उसका एप्लीकेशंस एक आपको पर्टिकुलरली एक करेक्ट डोज होना चाहिए। एक प्रॉपर टाइम में आप उसे टाइम आपको प्रॉपर टाइम पता होना चाहिए, और उसका मैनेजमेंट आपको, कि आपको इतना मतलब इतने आप हाईली एसेंशियल होने चाहिए कि आपको आपका मैनेजमेंट हो सके प्लांट डिजीज में। इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे कुछ कोई डिजीज है, तो आपको सिलेक्टिव फंजीसाइड्स लेना है या नॉन सिलेक्टिव फंजीसाइड, इसका आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना होगा। सिस्टमिक फंजीसाइड, नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड आपको लेना है कि नहीं, कौन सा लेना है, प्लस उसका आपको करेक्ट डोज की कितना पीपीएम लेना है, आपको कॉन्सेंट्रेशन उसका क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर टाइम, किस टाइम पे आपको स्प्रे करना है। कुछ फंजीसाइड्स ऐसे होती है जिनको हमें मॉर्निंग में स्प्रे करना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हमें इवनिंग में स्प्रे करना पड़ता है। तो प्रॉपर टाइम कि किस टाइम पे हमें स्प्रे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इवन दो टाइम, प्रॉपर टाइम में ये भी आता है कि किस स्टेजेस पे, कि मतलब अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो स्प्रे का मतलब प्लांट के किस स्टेज पे आप स्प्रे कर रहे हो, कि वो नर्सरी स्टेज में है या मैच्योर स्टेज में है, तो ये आपको देखना होगा। फिर उसके बाद उसका मतलब जो प्लांट डिजीज के लिए आप यूज कर रहे हो फंजीसाइड्स, आपको ये भी देखना होगा कि वो प्लांट डिजीज के अगेंस्ट में वो फंजीसाइड इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो ये होता है कि आप किस तरीके से आप प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे हो उस चीज पे। देन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एप्लीकेशंस मेथड की, वो डिलीवर करती है फंजीसाइड्स के टू डिसाइड वेयर द एक्टिव कंपाउंड will prevent the fungus damaging the plants. Okay, so जो मोस्टली अचीव होता है, हम मैंने आपको बताया था, हम स्प्रे कर सकते हैं, फॉग से कर सकते हैं, स्मोक जनरेट आप कर सकते हो, एरोसोल, मिस्ट, डस्ट, ग्रैन्यूल्स अप्लाइड कर सकते हो आप ग्रोइंग पार्ट बाय सीड्स और सॉइल ट्रीटमेंट। अभी फॉर एग्जांपल अभी जो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली तो जो लोकस्ट का जो इंसेक्ट है, लोकस्ट मतलब ग्रास हॉपर की जैसा दिखता है। तो वो जो लोकस्ट इंसेक्ट है, तो उसका अटैक काफी जो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन स्टेटों में लोकस्ट का अटैक बहुत ज्यादा, उत्तर प्रदेश, इन एरियाज में आपको देखने के लिए मिला होगा। जो कि ये एक माइग्रेटिंग जो माइग्रेट ये इंसेक्ट है, वहां से जो पाकिस्तान का जो वेस्ट पार्ट है, वहां से वो माइग्रेट होके यानी कि इंडिया में आया है। तो वो जो लोकस्ट है, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में ये डैमेज मतलब बहुत डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट है, यानी कि लार्ज फॉर्म में ना आपकी क्रॉप्स वगैरह को डैमेज करता है। ईटिंग मतलब जो लीव्स वगैरह, वेजिटेटिव पार्ट्स वगैरह, इनको बहुत मतलब ये जो क्रॉप्स है उसमें इनका मेन रोल होता है डैमेज करना, लीव्स वगैरह को ईट कर देते हैं ये। ठीक है, तो इनके लिए हम स्प्रे वगैरह कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि लार्ज अमाउंट पे स्प्रे वगैरह हो रहा है जो इंसेक्टिसाइड्स है, जैसे क्लोरोपाइरीफॉस वगैरह जो इंसेक्टिसाइड्स है, उसका लार्ज अमाउंट पे स्प्रे वगैरह हो रहा है, ताकि इन्हें इनसे मतलब हमारे क्रॉप्स को नुकसान ना हो पाए। तो ये होता है तरीका कि आप किस
कौन सा स्प्रे, मतलब आप क्या, वो जो आपका आपके पास जो आपका फंजीसाइड है, ठीक है, हम प्लांट पैथोलॉजिस्ट है तो हम फंजाई बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट हम वर्कआउट करते हैं। तो जो हम बैक्टीरिया फंजाई के लिए हम जो यूज कर रहे हैं, तो जैसे अभी हम फंजीसाइड की बात कर रहे हैं, तो फंजीसाइड का हम क्या करेंगे, स्प्रे कर रहे हैं आप, या स्मोक जनरेट करके कर रहे हो, या डस्ट फॉर्म में दे रहे हो, या ग्रैन्यूल्स वगैरह आप कर रहे हो, सॉल्यूशंस बना के आप कर रहे हो, किस तरीके से आप अप्लाई कर रहे हो, सीड ट्रीटमेंट दे रहे हो, सॉइल ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो इस प्रकार से। देन अगर हम बात करें तो जैसे हम ट्रीज वगैरह में, श्रब्स वगैरह में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंजेक्शन करते हैं फंजीसाइडल लिक्विड का। ओके, तो उसमें आप इंजेक्ट कर देते हो तो क्या होता है कि जो ट्री होता है ना, तो ट्री का जो रूट वगैरह होता है, जो रूट जोन होता है आसपास का, तो वहां पे रूट जोन में ना इंजेक्ट किया जाता है फंजीसाइड्स का, ठीक है। और बाय ब्रूशिंग वुंड्स वगैरह, जो फंजीसाइड पेंट वगैरह मैंने आपको बताया था, जैसे हम बॉडेक्स मिक्सचर वगैरह लगाते हैं जब वुंडिंग वगैरह हो जाती है, या फिर चौबटिया पेस्ट वगैरह लगाते हैं हम, तो उस टाइप का, कि जब वुंड वगैरह होती है तो आप क्या यूज करते हो, पेंट वगैरह यूज करते हो, स्लरी वगैरह आप फॉर्म में स्लरी आप बना देते हो, तो उस फॉर्म में आप यूज करते हो। और फिर अगर हम स्प्रे की बात करें तो मिस्ट, एरिसॉल, फॉग वगैरह, ठीक है, इस तरीके से। और जो ये फंजीसाइड्स है, ड्रॉपलेट, फंजीसाइड इज इन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर और अनदर फ्लूइड फॉर्म में, ठीक है। अब जो in case of smoker, the soil particles of the fungicides are carried out by air। तो क्या होता है कि जैसे अगर आप स्मोक में अगर आपने स्मोक जनरेट किया, तो जो वो सॉलिड पार्टिकल्स होता है ना, वो एयर के थ्रू, एज एयर उसका एज अ कैरियर के फॉर्म में वर्क करता है, ठीक है। तो आपको मतलब जैसे स्मोक जनरेट हुआ है तो एयर के थ्रू आपके प्लांट पे वो पहुंच जाता है। और अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में, ठीक है, मतलब जो, क्योंकि आपने स्प्रे किया, तो स्प्रे में क्या होता है, आपका वाटर के साथ आपका जो केमिकल है फंजीसाइड है वो मिक्स हुआ रहता है। तो अब जब वाटर के साथ आपका फंजीसाइड मिक्स हुआ रहेगा, तो जब आप उसको स्प्रे करेंगे तो वाटर के ड्रॉपलेट, वाटर का जो ड्रॉपलेट है उससे आपके मतलब प्लांट्स में वो इजीली आपके प्लांट्स में वो पहुंच जाता है, ठीक है। इस तरीके से। अगर हम डस्ट और ग्रैन्यूल्स की बात करें तो फंजीसाइड्स क्या होता है कि फंजीसाइड्स में इनर्ट कैरियर एज अ मिक्स्ड फॉर्म में आपको फॉर्म्ड होते हुए दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने सीड्स वगैरह लिया है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो ना ऑलरेडी आपने देखा होगा कि जैसे ना कोटिंग वगैरह करके आई रहती है कुछ सीड्स वगैरह, कि ऑलरेडी फंजीसाइड से आपकी सीड्स वगैरह आप ना कोटिंग करके आपको मिलती है, ताकि जो ये जो एक्सटर्नल बॉन्ड जो वो है पैथोजन से वो किल हो जाए, तो इस तरीके से। तो ये जो ऑब्जेक्ट है स्प्रेइंग और डस्टिंग का, ये कवर करता है एंटायर ससेप्टेबल सरफेस जो होस्ट का है, उसको कवर अप करेगा। और एक ना with a thin covering और suitable concentration के साथ फंजीसाइड्स को before the pathogen has to come into the contact with the host। तो मतलब आपको एज अ प्रोटेक्टिव फॉर्म में, ठीक है, प्रोटेक्टिव फॉर्म में आपको ये जो फंजीसाइड्स है वो वर्कआउट करते हैं, ठीक है, कि मतलब पैथोजन के आने के पहले ही वो आपके प्लांट्स को एक प्रोटेक्शन दे दे रहे हैं, कि एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर दे रहे हैं कि प्लांट का आपके पैथोजन में कांटेक्ट होने के पहले ही वो वहां पे या तो वो जो फंजीसाइड है उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, या तो पैथोजन को किल कर दे, इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो ये पार्टिकल्स है मे नॉट इफेक्टिव और इरेडिकेट द इनोक्यूलम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सीड्स और डीप सीटेड इन द सीड्स। तो क्या होता है, ये जो प्रैक्टिसेस होती है, जो पार्टिकल्स हम जो डालते हैं, ठीक है, तो इन पार्टिकल्स में ये प्रैक्टिसेस वगैरह होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मतलब जो आपके इनोक्यूलम्स है जैसे स्पोर्स वगैरह है ना, तो इनको ये क्या कर दे कि ये इरेडिकेट कर दे पूरी एक तरीके से, ठीक है, जो सरफेस में सीड्स वगैरह के जरूरी नहीं है इस तरीके से वर्कआउट हो पाए। सो जो एप्लीकेशन है ना केमिकल्स का सीड ड्रेसिंग में, ये हाईली एसेंशियल होता है कि आपका लाइक आप ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे ऑलरेडी अगर आपने सीड ट्रीटमेंट किया है, ठीक है, तो सीड ट्रीटमेंट किया तो ठीक है,
वहां तक तो ठीक है कि आपने सीड ट्रीटमेंट किया है। अब सीड ट्रीटमेंट करने के बाद अगर आप जैसे सोइंग वगैरह करते हो, तो सोइंग वहां आपका सीड तो प्रोटेक्ट हो गया, वो जर्मिनेट तो हो गया, लेकिन जर्मिनेशन के बाद में भी तो आपकी प्रोसेस होगी, बिकॉज कुछ ऐसे बहुत सारे पैथोजेंस है जो प्लांट को अलग अलग पार्ट्स में अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो, जैसे प्लांट को जैसे जर्मिनेट होने के बाद आपका सॉइल से भी पैथोजेंस आते हैं, राइट, रूट में भी अफेक्ट करेंगे, कि जर्मिनेट होने के बाद लीव्स वगैरह में, फोलिएज वगैरह में, फ्रूट्स वगैरह में भी अफेक्ट करेंगे। सो वी रिक्वायर्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ दिस applications for protecting our plant from this, okay, rather than this seed treatment, we need other this applications also, okay. So the treatment of soil with chemical is highly useful in reducing the inoculum load present in the soil. Okay, what happened कि soil borne pathogens भी होते हैं, तो आपको आपने सीड ट्रीटमेंट कर लिया, तो अब आपको आपको ये भी है कि प्री प्लांटिंग के पहले मैंने आपको बताया था, प्री प्लांटिंग के पहले भी आपको सॉइल ट्रीटमेंट, प्री सोइंग के पहले आपको सॉइल ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि उससे क्या हो जाता है कि जो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे पीपीएम का अटैक बहुत ज़्यादा है, और जो पीथीएम हो गया, फाइटोप्थोरा, फंजीसाइड, सॉरी, फ्यूजेरियम, इनका अटैक क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे उस केस पे आप क्या करोगे कि आप ना सॉइल का ट्रीटमेंट आप करोगे, ठीक है। तो आप अगर आप जब सॉइल का ट्रीटमेंट करते हो, तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल में प्रेजेंट ये जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स है, ये क्या हो जाते हैं कि वहाँ पे इनका जो लेवल है, जैसे स्पोर फॉर्मेशंस वगैरह है, इनोकुलम लेवल वगैरह है, तो ये डिक्रीज हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है, ओके, सॉइल के ट्रीटमेंट करने से। और इससे क्या होता है, इससे कि आपका जो रूट वगैरह है, प्लांट का रूट है, उसमें इतना बर्डन नहीं आ पाता है, क्योंकि वो इतना इतना ज़्यादा, मतलब लाइक इतना ज़्यादा, फिर अगर आपने ऑलरेडी पहले से आपने प्री ट्रीटमेंट कर दिया है, तो इससे आपके जो रूट है, रूट में अफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो फंजीसाइडल एप्लीकेशन से वैरी होता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ होस्ट, पार्ट डिजीज, ठीक है, नेचर ऑफ होस्ट, पार्ट डिजीज एंड नेचर ऑफ सर्वाइवल एंड स्प्रेड ऑफ द पैथोजन। अब ये एप्लीकेशन है, ठीक है, फंजीसाइड का एप्लीकेशन है, तो ये हर एक होस्ट के जिस पार्ट में पैथोजन ने अफेक्ट किया है, और उसका जो नेचर है उस पैथोजन का, उसके हिसाब से ये वैरी करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जैसे फोलियर, जैसे ब्लाइट है, ठीक है, लीफ ब्लाइट आई है, तो लीफ ब्लाइट में क्या होगा कि हम जो अब लीफ ब्लाइट पे हमें, अब लीफ ब्लाइट में हम एप्लीकेशन सॉइल में थोड़ा ना करेंगे, लीफ में आई है तो ऑब्वियस सी बात है हम स्प्रे करेंगे, है ना। तो हम स्प्रे करेंगे लीफ में। और फिर सेकंड थिंग कि हमें देखना होगा कि पैथोजन किस टाइप का पैथोजन है, कि पैथोजन क्या ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं है तो किस टाइप का नेक्रोटिक फंगस है, या ऑब्लिगेट पैरासाइट है, या लाइक पैथोजन का हमें नेचर देखना होगा कि किस नेचर क्या है पैथोजन का। फिर देन उसका जो पैथोजन जो स्प्रेड हो रहा है कि किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, पैथोजन का स्प्रेड देखना होगा, उसका सर्वाइवल रेट देखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि पैथोजन रिक्वायर्ड अल्टरनेट होस्ट, कोलेटरल होस्ट रिक्वायर्ड करता है, कि उसका उसका जो सर्वाइवल है उसका वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है एप्लीकेशंस के तौर पे। तो इसमें फिर ये जो मेथड्स हैं ये कॉमनली अडॉप्टेड किया गया एप्लीकेशन ऑफ फंजीसाइड्स का, जो कि अब मैं आपको फर्दर बताऊंगी वन बाय वन कि कौन कौन से जो मेथड्स है हम यूज़ कर सकते हैं फंजीसाइड्स में। तो सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन का सीड ड्रेसिंग में। तो सीड में आप किस प्रकार सीड की ड्रेसिंग कर सकते हो। तो सीड ड्रेसिंग में क्या होता है कि अब जो ये सीड ट्रीटमेंट हुआ है, तो सीड ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो ये फंजीसाइड्स है, ये हाईली बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, क्योंकि जो लार्ज नंबर जो फंगल पैथोजेंस है वो कैरी आउट होते हैं, कैरीड ऑन और इन द सीड, ठीक है, मतलब सीड के ऊपर या सीड के अंदर ये कैरी आउट होते हैं, ठीक है, कि एक इन्फेक्टेड एरिया से दूसरे इन्फेक्टेड एरिया में, और मतलब एक इन्फेक्टेड एरिया से एक हेल्दी एरियाज में जो
कैरियर के एज ए सीड भी काम करता है एज अ कैरियर के तौर पे। जैसे आपको पता होगा कि जो ये जो पोटैटो वाटर दार्जिलिंग वाला, तो वहाँ पे भी क्योंकि पोटैटो ट्यूबर वहाँ के पूरा एरिया ही इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो एंडेमिक है, तो उसी वजह से ही अगर एज अ हाईली ये मतलब पैथोजेंस सीड बॉर्न होता है जो, तो वो इस तरीके से स्प्रेड होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें सीड का ट्रीटमेंट, सीड ड्रेसिंग वगैरह करनी होगी, सीड का ट्रीटमेंट करना होगा फंजीसाइड से। और कब करना होगा, पहले ही, मतलब आप ना सोइंग करने के पहले ही उस चीज़ को आप वो सीड को आप ट्रीटमेंट कर दो, ताकि इससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी पैथोजन उसके सरफेस पे भी है सीड के, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो किल हो जाएगा। और फिर सेकंड थिंग क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि यहाँ पे कि जो अटैक होता है ना बहुत सारे कॉमन सॉइल बॉर्न पैथोजेंस का, तो जो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस है, ठीक है, तो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस से भी आपका प्लांट आपका जो सीड है ना वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। और इससे और जैसे ना सीड रॉटिंग, सीडलिंग मोटिलिटी प्रोड्यूस जो डिजीज होती है लेटर स्टेज में भी, ये भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको इफेक्टिव मिलेगी अगर आप ऐसा नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप सीड सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हो, अगर एडिशनली आप नहीं करते हो, तो in addition when the seed is sown it is also vulnerable to attack by many common soil borne pathogens leading to either seed rot, seedling mortality or produce disease at the later stage। तो इस तरीके की आपको चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर जैसे अगर आप सीड ट्रीटमेंट वगैरह करते हो तो काफी मतलब इफेक्टिव रहता है, ठीक है। अब सीड ट्रीटमेंट अगर हम प्रॉपरली करते हैं वो इफेक्टिव होता है इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल के लिए, और इज बीइंग एडवोकेटेड अ रेगुलर प्रैक्टिसेस इन क्रॉप प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल एंड सीड बॉर्न पैथोजेंस। अब जैसे होता है कि अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ना लाइक आप जो फॉर्मेशन आपने करते गए, मतलब लाइक आप अगर सीड का आप ट्रीटमेंट करते हो तो आपको काफी हद तक आप ना अपने मतलब आपकी जो क्रॉप है वो डिजीज कंट्रोल से, मतलब आप ना अपने उसको डिजीज आप कंट्रोल कर सकते हो बाय रेगुलर प्रैक्टिस। आपको ना क्रॉप प्रोटेक्ट जो क्रॉप प्रोटेक्शंस वगैरह है ना अगेंस्ट सॉइल और सीड बॉर्न पैथोजेंस के अगेंस्ट, आपको क्या करते रहना होगा, क्रॉप प्रोटेक्शन करते रहना होगा। और जो ये सीड ट्रीटमेंट है ये थेराप्यूटिक है, और ये क्या करती है, ये किल कर देती है पैथोजन को। इनफैक्ट जो करते हैं एम्ब्रियोस को, कॉटिलीडैंडो ये कॉटिलीडैंडर्स को, और जो एंडोस्पर्म्स है अंडर जो सीड कोट्स के है, और इराडिकेटिव है when it kill pathogens that contaminated seed surface and protective when it is prevention of the soil borne pathogens into the seedlings। okay, likewise मतलब आप यहाँ पे not only आप एज ए प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पे वर्क कर रहे हो, यही नहीं है, आप थेराप्यूटिक तरीके से भी कर रहे हो, यानी कि वो जो सिस्टमिक फॉर्म में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये पैथोजन को किल कर रहा है, एक सिस्टमिक फॉर्म से ये वर्कआउट हो रहा है, और सिस्टमिक फॉर्म से वर्क हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि इसमें ये इफेक्टिव वो है, ये इरेडिकेट कर दे रहा है इनोकुलम के जो लेवल को ना रिड्यूस कर दे रहा है। ओके, कि जैसे क्योंकि आपने सीड का प्रोटेक्ट वो कर रखा है, सीड को एक तो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, कि दोनों ही फॉर्म में आपका सीड जो है वो प्रोटेक्ट हो जा रहा है, राइट, इस तरीके से, और पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, सॉइल बॉर्न और सिडलिंग के अगेंस्ट। फिर there are various type of seed treatment broadly which may be divided into three categories। अब जो अब आप बोल रहे होंगे कि सीड ट्रीटमेंट हम कैसे करें, तो सीड ट्रीटमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से ये जो तीन तरीके हैं ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल, सेकेंड वन इज केमिकल एंड थर्ड वन इज फिजिकल। अब मैकेनिकल तरीका होता है सीड का ट्रीटमेंट करने का, केमिकल तरीका होता है और फिजिकल तरीका होता है। तो आप हम इन तरीकों को वन बाय वन देखेंगे कि किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम मैकेनिकल मेथड्स में।
तो मैकेनिकल मेथड्स में क्या होता है कि कुछ जो पैथोजेंस होते हैं ना, सब पैथोजेंस व्हेन अटैक्ड द सीड्स, there are many alteration in size, shapes and weights of the seeds by which it is possible to detect the infected seeds and separate them from the healthy ones. Okay, कि आप क्या करो कि उन चीज़ों को मतलब आप ना, आप एक तरीके से आप डिटेक्ट करते हो इन्फेक्टेड जो सीड्स वगैरह है और जो सेपरेटेड होता है हेल्दी वन से, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसे डिटेक्ट कर रहे हो और फिर देन उसके बाद आप सीड ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, ठीक है। आप पहले ही मतलब जो इन्फेक्टेड सीड्स वगैरह है उनको आप डिटेक्ट करके उनको आप सेपरेट कर दे रहे हो हेल्दी सीड से। और अगर जैसे अर्ग्रॉट जो डिजीज है, क्यूमन जो क्यूबो जो सीड्स है, मतलब ये अ, उस टाइप में जो पर मिलेट्स टाइप वाले होते हैं ना, उनमें राई एंड सॉर्गम इनमें जो फॉर्म्ड होता है फंगल जो स्क्लेरोटीनिया, ये यूजुअली लार्ज इन साइज होता है, लार्जर देन दी हेल्दी सीड्स। जो आपकी हेल्दी सीड्स होती है ना, तो हेल्दी सीड्स के साइज से ना बड़ा होता है ये, ठीक है। तो ये आपको इजीली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो जब ये अर्गॉट जो है ना इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, तो ये जब ना अफेक्ट करती है ये जो इनके सीड्स में ना, राई वगैरह सॉर्गम इनके परमिनेंट के सीड्स में, तो इनका सीड साइज में नॉर्मल सीड्स के साइज से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको इजीली सेपरेट कर देते हो। फिर या तो सीविंग और फ्लोटेशंस को करके आप इन्फेक्टेड ग्रेन्स में भी इजीली सेपरेटेड आप ऐसे छान के वगैरह भी आप कर सकते हो, ठीक है। और मैकेनिकल जो सेपरेशन से एलिमिनेटेड किया जाता है इन्फेक्टेड ग्रेन्स पे भी इजीली सेपरेटेड किया जा सकता है मैकेनिकल तरीके से। और जो मैकेनिकल सेपरेशन है वो एलिमिनेट करता है इन्फेक्टेड मटेरियल्स को टू अ लार्ज एक्सटेंट में, ओके। फिर ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा हाईली यूजफुल है सेपरेट करना इन्फेक्टेड ग्रेन्स को, सच एज टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट। जो हमारा ना टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट है, और एक और चीज़ है कि ये टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट निमेटोड की वजह से भी ये कॉज्ड होता है। हाँ, निमेटोड भी इसमें एक रोल प्ले करता है इस डिजीज में। तो रिमूवल ऑफ ऑर्गॉट इन क्यूबन सीड एग्जाम्पल है इसका। यहाँ पे क्या करो, आप डिजॉल्व करो 2 kg ऑफ कॉमन सॉल्ट 10 लीटर ऑफ वाटर, 20% का जो सोल्यूशन आप बना रहे हो उसमें 20% सॉल्यूशन बनेगा ये। तो इसमें आप ना सीड को ड्रॉप करके रखो सॉलिड सॉल्यूशन में, और उसको इतने अच्छे तरीके से घोल दो कि उसमें क्या हो जाएगा कि जो अर्ग्रॉट अफेक्टेड सीड है ना, वो ना ऊपर जो सरफेस में पानी के ऊपर ना फ्लोट करने लग जाएंगे, फ्लोटिंग करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एकदम मतलब इस तरीके से आप अपना सीड्स को अलग कर सकते हो। फिर देन, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि आप अपने इस तरीके से आप चीज़ों को अलग करो। और ये मैकेनिकल तरीका होता है सीड का, अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो सीड ट्रीटमेंट में ये एक मैकेनिकल तरीका होता है, मैकेनिकल तौर पे आप सीड को इस तरीके से ट्रीट कर सकते हो। फिर देन उसके बाद बारी आती है कि आप मैकेनिकल तो ये तो हुआ मैकेनिकल तरीका। अब मैकेनिकल तरीके के बाद तो मैंने आपको बताया केमिकल तरीके भी आते हैं, और केमिकल तरीका आता है। तो जो केमिकल तरीका मतलब जो केमिकल के केमिकल फॉर्म में होता है वो मैं अब आपको बताऊंगी। तो इसमें क्या होता है कि केमिकल मेथड्स में यूज़ करते हैं हम फंजीसाइड्स को सीड के लिए। फंजीसाइड्स को अब हम यूज़ करेंगे सीड के ट्रीटमेंट के लिए। ये एक ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और इकोनॉमिकल मेथड है केमिकल डिजीज कंट्रोल का, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैनिसिटी एंड एक्शंस दिस ड्रेसिंग केमिकल में भी ग्रुप टेस्ट अब क्या किया जाता है कि उनका एक्शंस के बेस पे और उसकी टैनिसिटी है ना, उसके बेस पे आप क्या करोगे कि जो सीड्स को हम इसे ग्रुप डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। जैसे सीड डिसइंफेक्टेंट, इसमें क्या होता है कि जब डिसइंफेक्टेंट जो सीड्स है वो मतलब बट नॉट जो डिसइंफेक्टेंट सीड्स है वो काफ़ी लॉन्ग समय तक एक्टिव नहीं रह सकता, ठीक है। और ये क्या होता है कि इसमें आपको ना सीड में आपको शो होने लग जाता है
जो जैसे अगरॉट वगैरह होती है, तो ये आपको क्या होता है, ये आपको ना शो होने लग जाता है जो सीड्स वगैरह, ठीक है। फिर जो सीड प्रोटेक्टेंट है, तो क्या होता है कि जो डिसइंफेक्टेंट सीड्स है सरफेस में स्टिकी टू द सीड्स सरफेस में और समटाइम्स एंड आफ्टर द सीड हैज बीन सोन thus given a temporary protection to the young seedling against soil borne fungi। तो सीड प्रोटेक्टेंट के तौर पे भी, मतलब जैसे आप ना जो सरफेस वगैरह पे ना आप क्या कर दोगे उसको, अ, जो तो ये एक ना काफ़ी लंबे समय तक, मतलब आपको ये क्या होता है सीट के ना ऊपर सरफेस पे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो ये केमिकल वाला जो था, इसमें ना ये जो सीड डिसइंफेक्टेंट, मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली ना सिंपल सा एक तरीका होता है कि आप एज अ सीड सीड को डिसइंफेक्टेंट आप यूज़ करते हो सीड में, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक एक्टिव नहीं रहता है। अगर आप सीड को सोइंग कर देते हो तो उसके बाद ये एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। एक डिसइंफेक्टेंट टर्म से आप यूज़ करते हो डिसइंफेक्टेंट। फिर सीड प्रोटेक्टेंट आप यूज़ कर रहे हो तो सरफेस पे जो ऊपर का जो सरफेस है सीड पे, क्योंकि कई सॉइल बॉर्न पैथोजेंस होते हैं, एक्सटर्नल सीड बॉर्न पैथोजेंस होते हैं, तो उनके अगेंस्ट ये क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव होता है और ये एक टेम्पररी प्रोटेक्शन देता है आपकी जो यंग सिबलिंग्स वगैरह है ना, तो उनको एक टेम्पररी प्रोटेक्शन देता है, लेकिन टेम्पररी दे रहा है, परमानेंटली नहीं दे रहा है, टेम्पररी दे रहा है अगेंस्ट जो सॉइल बॉर्न फंजाई के अगेंस्ट। फिर क्या होता है, कुछ अभी ना जो सिस्टमिक जो फंजीसाइड्स है, तो ये एलिमिनेट करते हैं डीप सीटेड जो इन्फेक्शन सीड्स के अंदर, ठीक है वो, क्योंकि ये सिस्टम में जाके वर्क करते हैं कि ये क्या करते हैं कि ये ना सिस्टम में ये ना मोबाइल इन नेचर होते हैं, तो मोबाइल इन नेचर की वजह से क्या होता है, ये एवरीवेयर इट इट विल गिव यू, इट विल लाइक एवरीवेयर ये प्लांट को ये जो सीड्स वगैरह इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर जो सीड ड्रेसिंग्स है, केमिकल्स है मे बी अप्लाइड बाय, आप इसको अप्लाई कर सकते हो ड्राई ट्रीटमेंट से, वेट ट्रीटमेंट से, स्लरी से, इस तरीके से आप जो सीड ड्रेसिंग्स है केमिकल्स तौर पे आप दे सकते हो, ठीक है। या तो आप ड्राई दे दो या वेट दे दो या स्लरी दे दो। अब ड्राई सीड ट्रीटमेंट, तो आप ड्राई सीड ट्रीटमेंट किस तरीके से करोगे, ड्राई सीड ट्रीटमेंट के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ड्राई सीड ट्रीटमेंट में क्या होता है बेसिकली, जो जो ड्राई सीड ट्रीटमेंट है तो हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो ड्रेसिंग है केमिकल्स वो अप्लाई किया जाता है ड्राई सीड ट्रीटमेंट, वेट सीड ट्रीटमेंट और स्लरी के फॉर्म में। तो ड्राई सीड ट्रीटमेंट में ये मेथड जो फंजीसाइड्स है ये एडर करती है, फाइंड करती है फ्रॉम ऑन द सरफेस ऑफ द सीड्स में, और ये कैलकुलेट किया जाता है क्वांटिटी ऑफ फंजीसाइड्स का जो आप अप्लाई कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो विद जो सीड्स वगैरह है, ठीक है, यूजिंग मशीनरी स्पेशली डिजाइन फॉर दिस पर्पस। ओके, कि आप कैलकुलेट कर रहे हो क्वांटिटी आप जो फंजीसाइड अप्लाई कर रहे हो उसके साथ अपना मिक्स कर दे रहे हो ड्राई सीड ट्रीटमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे समझ लो आपने क्या किया, जैसे थीरम वगैरह है ना, तो क्या होता है कि कई बार ऐसे फंजीसाइड्स हम देखते हैं कि आप उसमें फंजीसाइड ले लो पाउडरी फॉर्म में और आप उसमें सीड डाल दो और उसको आप फिर ऐसे ही मतलब ऐसे शेक करो, हिला दो उसको, कि ताकि उसकी जो सीड है ना, सीड के पूरे सरफेस में आपका जो फंजीसाइड्स है वो पूरे सीड में कोटिंग टाइप की हो जाए, एक तरीके से ना कोटिंग हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम ड्राई सीड ट्रीटमेंट। फिर ये फंजीसाइड ट्रीट किया जाता है स्मॉल लॉट से यूजिंग कर, हम एक रोटेटरी सीड ड्रेसर होता है जिसे हम सीड ड्रम भी बोलते हैं, सीड ट्रीटिंग ड्रम, वहां पे आप डाल देते हो सीड्स को, लार्ज सीड्स लॉट्स ऑफ जो सीड्स है प्रोसेसिंग होता है ग्रेन ट्रीटिंग मशीन्स में, ठीक है। फिर नॉर्मली जो फील्ड लेवल में क्या होता है ड्राई सीड ट्रीटमेंट है, ये कैरी आउट होता है ड्राई रोटेटरी सीड ट्रीटिंग ड्रम से, जो कि एंश्योर करता है प्रॉपर कोटिंग होने लग जाती है केमिकल्स में, और केमिकल्स की कोटिंग होने लग जाती है सर जो सीड है ना, सीड के सरफेस वगैरह पे। तो इस प्रकार से वर्कआउट होता है। अब क्या होता है कि एडिशनली जो ड्राई सीटिंग जो ड्रेसिंग मेथड है ना, ये यूज्ड होता है पल्सेस कॉटन ऑयल सीड्स विद द एंटागोनिस्टिक फंगस लाइक, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी है ना, ये एंटागोनिस्टिक फंगस होता है, ये मिक्स करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ
4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड्स में, ठीक है। जैसे ड्राई सीड ट्रीटमेंट इन पैडी वगैरह फॉर्म्ड में, तो आपको वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जब हम ड्राई सीड ट्रीटमेंट करते हैं पैडी में, तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से जो हम ड्राई सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो ड्राई सीड ट्रीटमेंट का बेसिकली हम बहुत ज्यादा इसका यूज ना पल्सेस वगैरह में करते हैं, ठीक है। तो इन क्रॉप्स वगैरह में आपका, और ऑयल सीड्स वगैरह जो क्रॉप्स है उनमें भी, ठीक है, एज अ ड्राई ट्रीटमेंट के तौर पे आप यूज करते हो। फिर जो इनका जो ये जो मिक्स करते हैं, आप रिक्वायर्ड करते हैं एक अमाउंट ऑफ फंजीसाइड्स का विथ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ जो सीड्स है, सीड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं, गनी बैग्स वगैरह लेते हो, जो बोरा होता है ना उसे बोलते हैं, उसे आप लेते हो और वो प्रोवाइड कराते हैं, यूनिफॉर्म कोटिंग करते हैं आप फंजीसाइड्स की सीड्स में, ठीक है। उन गनी बैग्स में आप ट्रीटिंग करते हो। तो ट्रीट करोगे आप सीड को 24 घंटे के अंतराल में, और वहां पे क्या होता है कि वो ना सोकिंग होने लग जाती है, ठीक है। सोकिंग होने लग जाती है स्प्राउटिंग के लिए, और फिर जो मतलब पहले ही फॉर्म में, मतलब 24 घंटे पहले के अंतराल में आपकी वो होने लग जाती है स्पोर्टिंग, ये सोकिंग वगैरह आप करने लग जाते हो उसको, ठीक है। और फिर जो केमिकल है, वो जो ट्रीटमेंट जैसे 2 kg, मैंने आपको बताया था 2 ग्राम पर केजी, जैसे आप कैप्टान वगैरह आप यूज करते हो, है ना। तो कैप्टान को आप यूज कर सकते हो, थीरम को आप यूज कर सकते हो, कार्बोक्सिन, ट्राइकोजोल को आप, ट्राइसाइक्लिकजॉल को आप यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि लास्ट टाइम मैंने आपको, जब मैं आपको फंजीसाइड्स बता रही थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो फंजीसाइड्स है, ये सिर्फ ट्रीटमेंट में यूज हो सकते हैं, फोलियर में हो सकते हैं आप, और लाइक जो इसमें यूज हो सकते हैं कि किस में यूज, मतलब इनका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन आपको मैंने बताया था। जैसे कैप्टान है, तो ये क्या है, हेट्रो ये साइक्लिक है, ठीक है, नाइट्रो साइक्लिक, ये फॉर्म में इसका जो वो है, जो कैप्टान है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो जैसे थीरम वगैरह हो गया, तो ये सब जो है जो ये थीरम वगैरह हो गया, तो ये जो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के फंजीसाइड्स है, ठीक है। तो इन ग्रुप्स के जो फंजीसाइड्स है, वो डिपेंड करता है कि आप किस उसके लिए यूज कर रहे हो, ओके। तो आप मतलब जो केमिकल्स वगैरह है, जैसे फॉर एग्जांपल थीरम है, ठीक है। तो थीरम क्या है, ये इनऑर्गेनिक ग्रुप का फंजीसाइड है। अब ये इनऑर्गेनिक ग्रुप का फंजीसाइड्स है, और प्लस इसमें क्या होता है कि ये मतलब जो इसका बेसिकली सीड ट्रीटमेंट के लिए आप इसे यूज करते हो, ठीक है। तो अब ये आप सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हो, थीरम, सॉरी, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ग्रुप का फंजीसाइड है ये, और आप इसको सीड ट्रीटमेंट के तौर पे आप इसे यूज कर रहे हो। तो जो थीरम होता है, ये थाई जो कार्बामेट है उसके ग्रुप का फंजीसाइड है, थाई कार्बामेट के ग्रुप का फंजीसाइड है। और थीरम इनऑर्गेनिक, सॉरी, ऑर्गेनिक फंजीसाइड है, ठीक है, ऑर्गेनिक फंजीसाइड है। और प्लस जो थीरम है, ये बेसिकली मतलब ये वैसा है कि ये जो डाई जो मोनो अल्कल जो डाई अल्कलाइल डाइथियोकार्बामेट है ना, उसमें डाइथियोकार्बामेट, डाई अल्कलाइल डाइथियोकार्बामेट ग्रुप का है थीरम फंजीसाइड, ठीक है। अब जैसे कैप्टान है, तो कैप्टान कैसा है, वो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ठीक है। और बेसिकली ये एक्सटर्नल सीड बॉन्ड के लिए है, जो कैप्टान होता है हम उसको यूज करते हैं एज अ एक्सटर्नल सीड बॉन्ड के तौर पे हम उसे यूज करते हैं। लेकिन जो ये थीरम वगैरह है ना, तो ये कैसे करता है, इसका जो फंक्शंस है, ये इंटरफेरेंस करता है जो एंजाइम वगैरह है ना, जो क्रेब्स साइकिल में फंक्शनिंग करता है, उसमें जाके ये एक्चुअली वर्क करता है, क्योंकि ये डाइथियोकार्बोनेट ग्रुप का है। तो इस तरीके से, तो इन जो इस तरीके से ये जो केमिकल्स वगैरह हैं, इनका जो वर्क है, एक्शन है, ये डिफरेंट होता है, ठीक है। और ऐसे आप यूज कैसे करते हैं, एज अ सीड ट्रीटमेंट के तौर पे आप इसे ड्राई फॉर्म में आप इसे यूज कर रहे हो, ओके। तो इस तरीके से, जैसे 2 ग्राम पर केजी आप थीरम यूज कर सकते हो, कैप्टान यूज कर सकते हो, कार्बोक्सिन यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये होते हैं।
फिर नेक्स्ट वन है वेट सीड ट्रीटमेंट। वेट सीड ट्रीटमेंट यानी कि अब आप पानी का यूज करके आप वेटिंग करके गीला करके आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये मेथड में इन्वॉल्व होता है यहाँ पे सॉरी प्रिपेयरिंग कर रहे हैं आप फंजीसाइड सस्पेंशन को वाटर में और ऑफन एट द फील्ड रेट में, और उसको आप क्या कर दे रहे हो, वहां पे आप ना जो सीड है सीड को आप डिप करके रख दे रहे हो। ओके, आपने क्या किया, सीड को आपने डिप करके रख दिया। तो अब सीड को अब आपने डिप करके रख दिया, तो डिप करने से क्या होगा, डिप करने से ये होगा कि सीड सीड का आपने डिप करके रखते हैं, और डिप करने से फिर जो सीड में मतलब सीड्स को आपने डिप करने के बाद आप इसको सोइंग करते हो। ठीक है, तो सीड जैसे मैंने आपको पोटैटो का बताया था कि पोटैटो के जो ट्यूबर को हम बिफोर हम प्लांटिंग के पहले हम उसे एज अ सीड उसका ट्यूबर ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं। ठीक है, तो ट्यूबर ट्रीटमेंट वगैरह आप देते हो उसे। और फिर मैंने आपको उसका भी बताया था कि जो ये प्रोपोगेटिंग जो मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं, आप उसको भी, सीडलिंग पार्ट वेजिटेटिव पार्ट्स है, तो आप उन्हें भी क्या करते हो, आप उन्हें भी डिप करके रखते हो कि ताकि बिफोर सोइंग के पहले अगर आप उन्हें डिप करके रखते हो तो इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन against the pathogen, and it will prevent their this infections. Okay, तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस तरीके से, तो मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि जो सीड्स से कैन नॉट बी स्टोर एट ट्रीटमेंट एंड हैंस टू बी डन बिफोर सोइंग। आप क्या करो, मतलब जब आप ना ट्रीटमेंट कर रहे हो ना सीड ट्रीटमेंट, तो आप उसको ना स्टोर नहीं कर सकते हो। अगर आपको जैसे अगर आपको सोइंग करना है उसी टाइम पे आप क्या करो, आप इसको जो वेट सीड ट्रीटमेंट के तौर पे आप इसका वेट सीड ट्रीटमेंट आप फंजीसाइड का लो, और उसके बाद आप उसमें डिप करो, और उसके बाद डायरेक्टली आप उसको आप फिर सोइंग करो। ठीक है, और ट्रीटमेंट यूजुअली अप्लाइड बाय ट्रीटिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेटिंग मटेरियल। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्यूबर वगैरह का हम, और सीडलिंग्स वगैरह, कटिंग्स वगैरह, राइजोम्स, बल्ब वगैरह, इन सबको हम एज अ वेट ट्रीटमेंट के तौर पे आप इसको ट्रीटमेंट देते हो कि वेट सीड ट्रीटमेंट वगैरह के तौर पे हम इसे ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन यहीं पे ना, यहीं पे हम उसे जो ड्राई ट्रीटमेंट है ना, ड्राई ट्रीटमेंट आप इससे नहीं दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप ये जो ये प्लांटिंग मटेरियल वगैरह होती है, तो इन्हें हम एक तौर से इन्हें हम ना ड्राई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। हमें इन्हें वेट ट्रीटमेंट ही जो वेट ट्रीटमेंट है वही हमें इन्हें देना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जो वेट ट्रीटमेंट के तौर पे आप इसे दे रहे हो। ओके, तो अब क्या हो जाता है कि ये जो फिर आपने वेट से ट्रीटमेंट दिया। अब वेट से ट्रीटमेंट में भी एक तो होता है सीड डिप और सीड सोके। मतलब आपने क्या किया, सीड को एकदम डिप करके फिर आप निकाल देते हो। ओके, और या तो आप उसमें सीड को रखे रहते हो, सोकिंग करने देते हो। तो कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जिसके लिए एसेंशियल हो जाता है। ठीक है, सीड सोकिंग इज एसेंशियल। तो सीड ट्रीटेड बाय दिस मेथड हैव टू बी प्रॉपर्ली ड्राइड आफ्टर ट्रीटमेंट। अब क्या हो रहा है, आपने सोकिंग कर ली सीड को, अब आप सोकिंग करने के बाद आप डायरेक्टली आप लगाओगे तो नहीं उसे, क्योंकि आपको थोड़ा सा उसको ड्राई करना होगा। ओके, आप इस तरीके से उसको ड्राई करोगे कि ताकि जो सीड है वो गीला ना रहे। ओके, और ये जो फंजीसाइड्स है ये एडल्ट करता है एक थीन फिल्म ओवर दी जो आपका सीड सरफेस है उस पे, और ये आपके सीड्स को एक इट वाज गिविंग अ प्रोटेक्शन टाइप का देगा अगेंस्ट द इन्वेजन्स ऑफ जो हमारे सॉइल बॉर्न पैथोजेंस वगैरह है। ठीक है, तो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस के अगेंस्ट में ये आपको प्रोटेक्शन देगा। सॉइल बॉर्न पैथोजेंस बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, अदर जो सेप्रोटिक जो है ना, सेप्रोफाइटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है, तो उन सब के अगेंस्ट में ये आपको क्या करेगा, ये आपको ना प्रोटेक्शंस देगा। जैसे हम ना आपको पता ही होगा, जैसे पैडी वगैरह का जो सीड्स है उसका हम ना एक डीप ट्रीटमेंट भी देते हैं। हम ड्राई भी देते हैं और साथ साथ डीप ट्रीटमेंट भी देते हैं पैडी के जो सीड्स वगैरह हैं उसमें। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी। ठीक है, लोकेशन, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक प्रॉपर लोकेशन, एक प्रॉपर
जो वो है मतलब सिलेक्शंस वगैरह उस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फंजीसाइड आप यूज कर रहे हो कि ट्रीटमेंट के लिए। और वो फंजीसाइड्स कैसा है, मतलब उसका नेचर कैसा है फंजीसाइड्स का, ठीक है। ड्राई आप फॉर्म में आप उसको यूज कर सकते हो या आप वेट फॉर्म में यूज कर सकते हो। और वो इवन तो वो डिपेंडेबल है वो कुछ क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है, कि जो सर्टन क्रॉप्स वगैरह होती है कि क्रॉप पे ये डिपेंडेबल है। ओके, तो लाइकवाइज आपका जो सीड डीप या सीड सोकिंग ट्रीटमेंट आप मतलब कर सकते हो। ओके, फिर द नेक्स्ट वन इज इसी में कि जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं फंजीसाइड सॉल्यूशंस को बाय मिक्सिंग एनी ऑफ द फंजीसाइड्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बेंडाजिन है, तो अब आपने जैसे कार्बेंडाजिन आपने यूज किया, ठीक है, तो कार्बेंडाजिन या ट्राइसाइक्लोजोन इसको आपने ट्राइसाइक्लोजोन आपने यूज किया एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर लीटर में ऑफ वाटर में, और सोक किया सीड को सॉल्यूशन 2 घंटे के लिए आप इसे सोक कर रहे हो। तो इस तरीके से, और फिर आप उसको क्या करते हो, ड्रेन करते रहो सॉल्यूशन को, और कीप कर रहे हो सीड्स को फॉर स्प्राउटिंग के लिए, ठीक है। ड्राई कर दे रहे हो आप उसको, ड्रेन करते रहो सॉल्यूशंस को, और उसके बाद सीड्स को आप रखे रह रहे हो स्प्राउटिंग होने तक। इस तरीके से जो सीड ड्रिप ट्रीटमेंट है वीट में आप करते हो, वीट में किया जाता है, जो अभी मैंने आपको सीड ट्रीटमेंट का जो तरीका बताया है ये हम बेसिकली फॉलो करेंगे वीट में, ठीक है। ये हमने राइस के लिए नहीं बताया है, इस टाइप का फॉर्मेशन जो है, इस तरीके का जो तरीका होता है ये मैंने आपको राइस के लिए नहीं बताया है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सीड के लिए इसे फॉलो कर रहे हैं या सॉरी वीट के लिए हम इसे फॉलो कर रहे हैं या हम इसे राइस के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर क्या होता है, अब जैसे आप अगर आप जैसे हम प्रिपेयर करें अगर 0.2% कार्बोक्सिन 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के साथ, और सोकिंग करें अगर हम इसको सोक करते हैं सीड्स को 6 आवर्स के लिए, ठीक है। सीड को आपने 6 घंटों के लिए सोक कर दिया, फिर आप ड्रेन कर दे रहे हो उस सॉल्यूशंस को और ड्राई कर रहे हो सीड को प्रॉपरली। अब यहाँ पे आप ड्राई कर रहे हो, ठीक है। अभी आपने जो वीट के टाइम पे आपने ट्रीटमेंट किया था वहां पे आपने ड्राई नहीं किया, यहाँ पे आप ड्राई कर रहे हो और फिर उसके बाद आप सोइंग कर रहे हो। तो दिस इज द इफेक्टिव वे कि आप एलिमिनेट कर सकते हो जो लूज मड जो पैथोजेंस है, ठीक है। उस्टिलागो न्यूडाटिटिसाई जो है उसको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। लाइकवाइज यू कैन डू। ओके, the next one is here we will see the seedling dip root dip. अब what had happened here, basically you have learned, आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग ना जैसे हम लोग सीडलिंग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। कई ऐसी क्रॉप्स होती है जिसमें आपको सीडलिंग प्रिपेयर करनी पड़ती है और उसके बाद आप ट्रांसप्लांटिंग करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे राइस में हो गया, फिर देन ये जो क्रूसीफेरस क्रॉप्स वगैरह है जैसे कैबेज वगैरह है, कॉलीफ्लावर्स है ना, तो ये इनमें आप हम लोग क्या करते हैं, सीडलिंग्स हम प्रिपेयर करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल ऑनियन वगैरह में भी हम सीडलिंग प्रिपेयर करते हैं। तो व्हाट हैड हैपेंड कि ऑनियन हो गया और टोमेटो हो गया, तो इसमें हम लोग प्रो ट्रे में आप सीडलिंग ग्रो करते हो। तो जब आप ये सीडलिंग ग्रो करते हो तो जब उसकी जो सीडलिंग्स होती है ना, क्योंकि आपने वो प्रो ट्रे वगैरह में आपने ग्रो किया, मतलब आपने डायरेक्टली सॉइल में ग्रो नहीं किया है, तो आपने उसे ग्रो किया है तो आपने अच्छा उसे न्यूट्रिएंट वगैरह मतलब आपने अच्छा खासा उसको दिया है ना। तो उससे क्या हो जाता है कि जो सीडलिंग्स है ना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की नॉर्मली डिप्ट की जाती है आपने 0.25% सोल्यूशन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में और 0.1% कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन में, और कितने 5 मिनट के लिए आपने इसे किया, ठीक है। और आपने ये प्रोटेक्ट किया अगेंस्ट जो सिडलिंग ब्लाइट है ना, और रॉट्स वगैरह जो रॉटिंग वगैरह होती है तो उनके अगेंस्ट में, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट में ही प्रोटेक्ट आपने किया इसे अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, सिडलिंग ब्लाइट्स और रॉटिंग के अगेंस्ट में। और फिर ये क्या होता है कि ये इफेक्टिव होता है इस थ्रू दिस वे, इट इज इफेक्टिव कि आपकी जो सिडलिंग वगैरह है तो आपकी सिडलिंग इजीली प्रोटेक्ट हो जाती है और प्रोटेक्ट हो जाती है। और साथ ही साथ ऐसा कई बार देखा गया है कि ना कुछ मतलब केमिकल्स के साथ ना फंजीसाइड्स वगैरह के साथ हम ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह को भी ऐड कर देते हैं कि ताकि जो
सीडलिंग्स जो प्लांट है, तो प्लांट में ग्रोथ रेगुलेटर भी प्लांट को मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से, और मेजरली हम लोग सीडलिंग्स वगैरह वेजिटेटिव जो वेजिटेबल्स वगैरह है और फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट में हम कैसे करते हैं, हम कटिंग वगैरह करते हैं ना फ्रूट में, जब हम कटिंग वगैरह लगाते हैं फ्रूट में, तो कटिंग वगैरह को आप क्या करो कि आप ना डिप करके रखते हो। और जैसे वेजिटेबल्स में आप जैसे ट्यूबर वगैरह को भी यूज करते हो जब, तो उनका भी, और वैसे सीडलिंग्स वगैरह भी मैंने आपको बताया था, टोमेटो वगैरह की सीडलिंग्स वगैरह, क्रूसिफर क्रॉप्स की सीडलिंग्स वगैरह है ना, तो उसे आप डिप करके आप सीडलिंग ब्लाइट या रॉटिंग के अगेंस्ट आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसे ज्यादा डिप करके ही रखना पड़ता है, जैसे आप सीड्स वगैरह को हम 24 आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए इस तरीके से डिप करते हैं, तो इसे ऐसा नहीं करना होता, इसे ओनली 5 मिनट्स तक, अकॉर्डिंग टू दी what fungicide we are taking, not more than a minute we are using, okay here। फिर राइजोम डिप, नाउ दी नेक्स्ट वन इज राइजोम डिप। तो राइजोम डिप में क्या होता है, जो राइजोम होता है उसको राइजोम ऑफ कार्डिमम, जिंजर, टर्मरिक, इनके जो राइजोम्स होते हैं, ठीक है, तो इनको हम यूज करते हैं। कार्डिमम क्या होता है, ये जो इलायची है ना, तो उसको, तो इलायची वगैरह के उसको कार्डिमम को, और जिंजर, अदरक वगैरह, और जिंजर का ले रहे हैं हम, ठीक है, और टर्मरिक वगैरह हो गया, हल्दी वगैरह, तो इसको आप ट्रीट कर रहे हो 0.1% से एमिसन सॉल्यूशंस में, 20 मिनट तक आप इसको डिप कर रहे हो राइजोम को। हमने जो सिडलिंग था उसको हमने इतना टाइम तक डिप नहीं किया था, लेकिन हम इन्हें डिप कर रहे हैं, क्योंकि जो राइजोम होता है, सिडलिंग क्या होती है कि सिडलिंग ऑलरेडी उसमें रूट होता है, तो रूट से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है राइजोम को, ये थोड़ा सा क्योंकि ये वेजिटेटिव पार्ट है ना, तो इसको आप उस इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम के लिए इसको आपको डिप करना होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो पैथोजन है ना, जो रॉटिंग कॉज करने वाला जो पैथोजन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, जो प्रेजेंट होता है सॉइल में, ओके। तो वो इस तरीके से, फिर क्या होता है, तो आप इस तरीके से इसे इसमें आप कर सकते हो। नेक्स्ट वन है सेटेड डिप या शक्कर डिप। तो सेट डिप यानी कि जो शुगर कैन वगैरह होते हैं ना, उसको जो सेट्स होते हैं, तो उसको, या शक्कर जैसे ना कैप्यूका वगैरह है, उसका ना आप डिप कर रहे हो, तो ठीक है, उसको आप 30 मिनट तक उसके सॉल्यूशन में आप डिप करके रख रहे हो। और ये जो शक्कर है, पाइनएप्पल वगैरह का भी, ये भी आप ट्रीटेड कर सकते हो इसी मेथड से प्रोटेक्ट करने के लिए सॉइल बॉर्न डिजीज के अगेंस्ट में, इनके सक्कर्स होते हैं, ओके। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि जो फंजीसाइड एप्लीकेशन है, आज हमने एप्लीकेशन स्टार्ट किया, तो एप्लीकेशन में आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम लोग एप्लीकेशन मेथड जो फंजीसाइड का है, कि हम किस प्रकार से हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एक बार हम इसे फिर से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो आज हमने स्टार्टिंग से, आज हमने ये देखा, कल हम फिजिकल मेथड देखेंगे, आज हमने केमिकल मेथड देखा है। तो एप्लीकेशंस में आज हमने देखा कि अगर हमें कोई भी फंजीसाइड का एप्लीकेशन करना है, तो एक करेक्ट डोज होना चाहिए एप्लीकेशंस का, इफेक्टिव होना चाहिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और मैनेजमेंट होना चाहिए आपको एसेंशियल, आपको पता मतलब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो कौन सा डिजीज है, आपको कौन सा फंजीसाइड यूज करना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, फंजीसाइड का टाइम क्या होना चाहिए, प्रॉपर टाइम, ठीक है, इस तरीके से। और फिर देन उसके बाद कि जो अगर आप जो फंजीसाइड आप यूज कर रहे हो, क्या आप उसे, आपको उसे स्प्रे के तौर पे यूज करना है, डस्ट के फॉर्म में यूज करना है, या आप उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज करना है, और या स्मोक वगैरह फॉर्म में जनरेट करके स्मोक को एरिसोल फॉर्म में, ठीक है, ग्रैनुअल्स फॉर्म में अप्लाई, कि आप किस तरीके से आप कर सकते हो, ओके, ये चीज। फिर देन उसके बाद है कि आपको ना जो ये है यूज कर रहे हो आप जो फंजीसाइडल का, तो वो डिपेंड करेगा एक तो होस्ट के नेचर पे, ठीक है, कि होस्ट का कौन सा डिजीज पार्ट पे अफेक्टेड है, और जो नेचर क्या है पैथोजन का सर्वाइवल का, और स्प्रेड क्या है पैथोजन, मतलब किस तरीके से ना स्प्रेड हो रहा है, तो इन सब पे भी ये डिपेंडेबल होता है, ओके। फिर नेक्स्ट वन है हमने फिर ये भी देखा था कि सीड ड्रेसिंग वगैरह तौर से हम लोग कर सकते हैं, कि किस तरीके से आप ना फंजीसाइड के एप्लीकेशंस को कर रहे हो, कि आप सीड ड्रेसिंग में लो, आप सीड ड्रेसिंग को यूज करो,
फिर आप मतलब सीड ड्रेसिंग में भी आप क्या करो कि सीड ड्रेसिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस वगैरह है और सीड रॉटिंग वगैरह है, सीडलिंग वगैरह, इन इन सारे इसमें आप अपने प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हो सीड ड्रेसिंग के तौर से। और सीड ड्रेसिंग में बेसिकली ना इन्फेक्ट होता है एम्ब्रियोस, कॉटिलिडोन्स ये वगैरह है ना, तो इस इसको आप एंडोस्पर्म वगैरह सीड को इन सब चीज को आप एज अ थेरापेटिक अगर आप फॉर्म में यूज करते हो सीड्स में, तो ये जो इंटरनली जो सीड बॉर्न डिजीज वगैरह होती है वो भी प्रोटेक्ट हो जाती है। और अगर आप प्रोटेक्टिव और इरेडिकेट वो लेते हो, क्योंकि प्रोटेक्टिव और इरेडिकेट जो फंजीसाइड्स है वो क्या है, वो नॉन सिस्टमिक है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटेक्टिव जो ये थेरापेटिक ये है, ये सिस्टमिक फंजीसाइड है। तो ये क्या करेगी, सिस्टम में जाके आपका वर्क करेगी, मोबाइल नेचर है तो सिस्टम में जाके वर्क करेगी। ओके, इनसाइड। और ये जो थेरापेटेंट और ये प्रोटेक्टिव है, तो ये सरफेस वगैरह में आपको प्लांट मतलब आपको आपको जो ना सॉइल बॉर्न पैथोजन है उसके अगेंस्ट में आपको ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट करवाएगी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया मैकेनिकल, केमिकल और फिजिकल, तीन तरीके से आप अपने सीड को ट्रीट कर सकते हो। तो जो मैकेनिकल तरीका होता है, तो मैकेनिकल तरीके में मैंने आपको बताया था कि आप या तो आप ना क्या कर दो, आप ना इजीली जो इन्फेक्टेड सीड्स वगैरह, इन्फेक्टेड सीड को आप हेल्दी सीड से अगर आप साइड कर देते हो, इन्फेक्टेड सीड को आप हेल्दी सीड से आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको एक तरीका बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक तो आप इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो, और फिर सेकंड थिंग क्या है कि आपने इस तरीके से किया, तो आपने इस तरीके से किया और फिर साथ में आप ना इजीली आप इसे सेपरेट कर सकते हैं मैकेनिकल तरीके से। ठीक, फिर एक बार ना मैकेनिकल तरीके में ये भी हो जाता है कि आप ना जो सीड वगैरह है, तो इससे आप सॉल्यूशन में आप फ्लोटिंग के फॉर्म में भी आप इससे ना सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, कि आप या तो ऐसे ही ना सीप वगैरह, छन्नी वगैरह से छान के भी आप कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो कि जो सॉल्यूशंस वगैरह आप ले लो और सॉल्यूशंस वगैरह को आप वो कर दो, ठीक है, यूज़ कर लो। ये एक तरीका है। फिर केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड्स में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स मेथड होते हैं। जैसे डिसइंफेक्टेंट फॉर्म में आप यूज़ कर रहे हो सीडी में, प्रोटेक्टिव फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, फिर प्रोटेक्टेंट आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, फिर सिस्टमिक फंजीसाइड्स है, उनको आप यूज़ कर रहे हो, डीप कर रहे हो इन्फेक्शन को सीड्स वगैरह के। फिर ड्राई सीड ट्रीटमेंट कर रहे हो, वेट ट्रीटमेंट कर रहे हो स्लरी फॉर्म में आप। ठीक है, फिर ड्रेसिंग केमिकल्स को आप अप्लाइड करके कर रहे हो। तो बेसिकली, और ड्राई सीड ट्रीटमेंट में भी आप क्या कर रहे हो, फंजीसाइड को एडर कर रहे हो सरफेस फंजीसाइड से। इस तरीके से आप ड्राई सीड ट्रीटमेंट में आप सीड्स को एक मतलब सॉल्यूशंस वगैरह ले रहे हो आप, और सॉल्यूशन सॉरी ड्राई सीड ट्रीटमेंट में आप क्या कर रहे हो कि केमिकल्स वगैरह ले रहे हो और उसको आप सीड्स में आप एज अ कोटिंग फॉर्म में आप कोट कर दे रहे हो। ठीक है, कोटिंग के तरीके से। तो ड्राई सीड में आपको मैंने बताया था। फिर वेट में आपको बताया था कि आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन वगैरह बना के आप डिप वगैरह कर रहे हो। ठीक है, सॉल्यूशन वगैरह बना रहे हो, और ये सॉल्यूशंस आप प्रोपोगेटिव मटेरियल्स वगैरह के लिए यूज कर रहे हो, सीडलिंग के लिए यूज कर रहे हो, सीड्स के लिए यूज कर रहे हो। लेकिन ड्राई सीड सिर्फ ड्राई सीड मेथड सिर्फ सीड के लिए होता है। ठीक है, ड्राई मेथड जो होता है वो सिर्फ सीड के लिए होता है, उसमें आप सीडलिंग और ये प्रोपोगेटिंग मटेरियल से आप नहीं कर सकते। इन सब के लिए आपको कटिंग ट्यूबर, कॉर्न सेट्स, राइजोम बल्ब, इन सब के लिए आपको सॉल्यूशन बना के ही आप उसको वो करोगे। ठीक है, डिप करोगे। फिर वेट जो सीड ट्रीटमेंट है उसमें आपको डिफरेंट टाइप के, जैसे सीड में आप सीड को सोकिंग करके कर रहे हो, सोक करके कर रहे हो, और ये टाइम लेता है। सीड को अगर आप सोक कर रहे हो 24 आवर्स, 2 आवर्स, डिपेंड करता है कि सीड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप क्या फंजीसाइड यूज कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम के लिए आपको सोक करके रखना है, और कौन सा पैथोजन के अगेंस्ट वर्कआउट हो रहा है। लाइक अब सीडलिंग में आप रूट डिप करके रख रहे हो, सीडलिंग को आप डिप करके रख दे रहे हो, और साथ ही साथ आप सीडलिंग्स वगैरह को आप जब ये सीडलिंग वगैरह आप जब यूज़ करते हो, तो सीडलिंग में क्या होता है बेसिकली कि ये ना इफेक्टिव होता है कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, और नॉर्मली डीप होता है जो जो
जो ना वेजिटेबल फ्रूट्स और नॉर्मली इसको आप डिप करके रख देते हो 5 मिनट तक, क्योंकि सीडलिंग टेक्स लेसर टाइम एज कम्पेयर टू सीड। ओके, सीड ट्रीटमेंट के कंपेयर में सीडलिंग टेक्स लेसर टाइम, बिकॉज आपका ऑलरेडी रूट है तो रूट तो जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है चीज़ें वगैरह, ठीक है। तो और इससे क्या होता है, सीडलिंग वगैरह में आप ना ब्लाइट, सीडलिंग ब्लाइट और रॉटिंग वगैरह है, इसके अगेंस्ट में आप अपने प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये तरीका होता है सिबलिंग ट्रीटमेंट का। फिर सिबलिंग ट्रीटमेंट में एक और खासियत होती है कि सिबलिंग ट्रीटमेंट ना जो होती है ये सेंसिटिव स्टेज होती है प्लांट की, ठीक है। तो ये सेंसिटिव स्टेज होती है, तो अगर आप इस स्टेज में ही अगर आप क्या करते हो, अपने प्लांट को बेसिकली अगर आप प्रोटेक्ट करके रखते हो, ओके, अगर आप प्रॉपरली मैनेज करते हो, ट्रीटमेंट वगैरह आप देते हो, और सीडलिंग स्टेज में अगर आप आपका प्लांट अगर पैथोजन के जो पैथोजन का इन्फेस्टेशंस वगैरह है उससे अगर बच जाता है, ठीक है, तो फिर तो प्लांट्स का लाइक बहुत ज़्यादा मतलब प्लांट को फिर आगे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हो पाती, क्योंकि हमें एक सिटिंग स्टेज ही होती है जिसमें हमें अपने प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। एक बार अगर मेच्योरिटी में आ जाता है प्लांट, तो देन इट वाज लाइक कि प्लांट फिर अपना अपना मतलब प्लांट में जो प्रोटेक्शंस वगैरह हैं, क्योंकि प्लांट पे अपना खुद का वो आपको आपको मैंने बताया था कि प्लांट्स ना केमिकल्स वगैरह भी अपना जब मैंने आपको बताया था कि प्लांट किस तरीके से अपना फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर के तौर पे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है ना, प्री एग्जिस्टिंग और पोस्ट एग्जिस्टिंग जो बायोकेमिकल रिएक्शंस वगैरह करके, हाइपर सेंसिटिव वगैरह करके, ये सब चीज़ें करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे सिबलिंग स्टेज में क्या होता है कि अभी सिबलिंग स्टेज में ना इतनी सारी चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती, सिबलिंग स्टेज अभी न्यू स्टेज है, मतलब अभी अर्ली टाइम है प्लांट के लिए। तो अगर आप इस अर्ली स्टेज में अगर आप प्लांट को लाइक आप अगर आप प्रोटेक्ट करके रख लेते हो इस टाइम पे, और आप इस अर्ली स्टेज में ही आपको जैसे सीडलिंग और सीड वगैरह जो ये स्टेजेस होती हैं आपकी, तो अगर आपने इस स्टेज में अपने प्लांट को प्रोटेक्ट कर लिया तो इट विल गेट लाइक आपका आधे से ज़्यादा जो वर्क है वो प्रॉपर हो जाता है। बस ये जो मेन स्टेजेस है ये यही स्टेज है कि जहाँ पे आपको अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करना होता है। ओके, फिर देन उसके बाद राइजोम डिप। तो जो राइजोम डिप वगैरह, राइजोम डिप क्योंकि जैसे ट्यूबर हो गया, राइजोम हो गया, ये सब ना इनको आपको मतलब थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए एज कम्पेयर टू सिडलिंग के कंपेयर में आपको इन्हें थोड़ा ज़्यादा समय के लिए आपको डिप करके रखना होगा, और ये इफेक्टिव होता है। अगर आपने जैसे राइज़ोम इसको डिप करके राइज़ोम्स वगैरह, कार्डेमम, जिंजर और टर्मरिक के अगर आपने राइज़ोम को अगर डिप करके रखा है 20 मिनट्स के लिए, तो जो रॉटिंग होती है ना पैथोजन की वजह से, जो सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट्स होते हैं, रॉटिंग कॉज करते हैं राइज़ोम में, तो उनके अगेंस्ट आप अपने जो पैथोजन है तो उन्हें आप प्रोटेक्ट कर लेते हो, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट मैंने जो आपको बताया सेट डिप वगैरह, शक्कर डिप वगैरह, तो जो ये ना शुगर कैन में जो होता है, शुगर कैन में जो सेट्स होते हैं ना, शुगर कैन के फील्ड में हम देखते हैं सेट्स वगैरह से छोटे छोटे जो होते हैं, तो जिनकी वजह से शुगर कैन का ट्रांसप्लांटिंग करते हो सेट्स के थ्रू। तो ये जो सेट वगैरह शुगर कैन का और जो शक्कर है टेपियोका का और पाइनएप्पल का जो शक्कर वगैरह है जिसके थ्रू आप जो ये करते हो प्लांट, ठीक है, ये इनका वेजिटेटिव पार्ट होता है तो इससे प्लांट ग्रो होता है। तो ये वाले इनको आप प्रोटेक्ट करना होता है, आपको इसको 30 मिनट्स तक के लिए आपको डिप करना होता है और प्रोटेक्ट करना होता है सॉइल बॉर्न डिजीजेस से। तो बेसिकली आज हमने जितना भी एप्लीकेशंस वगैरह देखा है, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, मैकेनिकल और केमिकल से ट्रीटमेंट। फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में जब हम नेक्स्ट इसमें आएंगे तब हम देखेंगे कि जो अ, ये जो फिजिकल है, फिजिकल मेथड, ठीक है। तो एप्लीकेशंस का फिजिकल मेथड, किस तरीके से फिजिकल मेथड को आप यूज करके अप्लाई कर सकते हो, और साथ साथ में आपको मैंने अभी जितने भी बीच बीच में एग्जांपल्स वगैरह बताते गई हूँ उन एग्जांपल्स को भी देखना कि किस एग्जांपल्स में जैसे वीट में राइस का एग्जांपल, वीट का राइस, और ये जो टुंडो डिजीज का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, तो आप उसको
एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उस स्टिलागो का बताता मैंने आपको, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज, we will see in the next lecture. Thank you so much.